प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की थी कि भारतीय संविधान इतना विस्तृत और विलक्षण और साथ ही केंद्र, राज्य व स्थानीय इकाइयों तक के संवैधानिक प्रावधानों से शामिल है उसमें, और केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति बंटवारा, साथ ही न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सर्वोच्च उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान, मानवाधिकार या कहा जाए मौलिक अधिकारों का वर्णन, और साथ में अन्य अनेकानेक उपबंध और प्रावधान किए गए। तो इस प्रकार से हम जिस भारतीय संविधान के विस्तृत और विलक्षण होने की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे दिमाग में सवाल आता है कि भारतीय प्रशासनिक और राजनीतिक जो व्यवस्था है, उस राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में जो विकास हुआ है उसको हम संवैधानिक विकास के रूप में देखते हैं। और इस संवैधानिक विकास के रूप में हम चर्चा कर रहे थे आर्टिकल कि विभिन्न प्रकार जो आर्टिकल्स बने हुए हैं, वो जो आर्टिकल्स हैं वो किस प्रकार से डेवलप हुए हैं, उनके पीछे कौन से चार्टर एक्ट और भारतीय परिषद अधिनियम रहे हैं। तो पिछली बार हमने 1773 का जो चार्टर एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बातचीत की थी। आज हम बातचीत करेंगे कि 1833 का जो चार्टर एक्ट है वो क्यों महत्वपूर्ण है और उसमें क्या प्रावधान है जिसकी वजह से वो इतना महत्वपूर्ण बन चुका है। तो आज हम चर्चा करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत में उस समय जो सत्ता की बागडोर थी या जो राजनीतिक व्यवस्था जिसके पास थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ब्रिटिश संसद के अधीन कहा जाए या ब्रिटिश संसद के दारोमदार पर भारत में शासन कर रही थी। तो ब्रिटिश क्राउन ने या ब्रिटिश संसद ने उसको 20 वर्ष के लिए भारत में शासन करने की अनुमति दी। तो पहला 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसका प्रमुख प्रावधान ये है कि कंपनी को, जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, इस कंपनी को 20 वर्षों के लिए भारतीय क्षेत्र या जो उसने क्षेत्र अधिकार कर रखा था उस पर शासन की अनुमति दी। तो पहला प्रावधान ये है। ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद ने कंपनी को कभी भी असीमित समय के लिए या अगले आदेश तक के लिए, ये बात आती है 1853 के अधिनियम में, अगले अधिनियम में आएगी बात या चार्टर एक्ट में आएगी कि जब उसको वो अनिश्चित समय के लिए भारत के क्षेत्रों पर शासन करने की अनुमति देंगे। लेकिन इस समय 1833 के अधिनियम में या चार्टर एक्ट में कंपनी को 20 वर्ष के भारतीय क्षेत्र पर शासन करने की अनुमति दी। दूसरा, अब चूंकि जो कंपनी थी, इस कंपनी का जो नेचर था, जो प्रकृति थी, वो व्यापारिक से राजनीतिक अधिक हो गई थी। तो कंपनी को केवल राजनीतिक सत्ता या राजनीतिक कार्यों की अनुमति दी गई। अब कंपनी से कहा गया कि व्यापार जो है वो इंग्लैंड के सभी जो लोग, उनके लिए खोल दिया गया कि कोई भी व्यक्ति भारतीय क्षेत्रों से या भारतीय व्यापारियों से या कहा जाए इसको पूर्वी देशों से व्यापार किया जा सकता है। तो कोई भी इंग्लैंड का निवासी व्यापार कर सकता है। कंपनी को अब इस अधिकार से मुक्त कर दिया गया कि, और कंपनी से कहा गया कि वह व्यापारिक कार्य समाप्त कर दे और वो केवल राजनीतिक सत्ता को ग्रहण करे और राजनीतिक कार्य संपादित करे। तीसरा, इसमें यह प्रावधान किया इस चार्टर एक्ट में कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड जिसको हम कहते हैं, इस नियंत्रण बोर्ड क्योंकि कंपनी पर निगरानी के लिए ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है
वो ब्रिटिश संसद द्वारा बनाई गई संरचना है, एक संस्था थी। इसमें सभी मंत्रियों को शामिल किया गया। पहले इसमें संख्या कम थी, बाद में अब सभी मंत्रियों को इसमें शामिल कर दिया गया। इसका तात्पर्य है कि अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, संसद अपना हस्तक्षेप या संसद अपना कि संसद और संसद के बाद में अधीन इसके मंत्री, और ये जो मंत्री हैं अब वो नियंत्रण बोर्ड में आ गए हैं। अब ये नियंत्रण बोर्ड में आ गए हैं और ये नियंत्रण बोर्ड ये कंपनी पर अपना नियंत्रण रखती है, उस पर अपना अनुशासन रखती है। उस प्रकार से कंपनी पर नियंत्रण की एक कड़ी में उन्होंने संसद के जो मंत्री है, संसद में जो मंत्री है, सदस्य हैं, उनको शामिल कर लिया। उस प्रकार से इसको अधिक प्रभावी बनाने की प्रयास किया गया। चौथा इसमें प्रावधान ये किया गया, क्योंकि कंपनी अब राजनीतिक कार्य संपादित करेगी, इसलिए जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल जिसको कहते हैं, ये बंगाल का गवर्नर भी था, तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है या गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया कि जितने भी जो भारतीय क्षेत्र है वो सब गवर्नर जनरल के अधीन होंगे। अर्थात अब वो छोटे क्षेत्र से होकर के जितने कंपनी द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकृत क्षेत्र थे, जिनको उसमें नियंत्रण था, वो सब गवर्नर जनरल के अधीन होंगे। और साथ में ही गवर्नर जनरल को बनाने के साथ में ही गवर्नर जनरल को वित्त, प्रशासन, विधि, सैनिक, ये जितने भी जो प्रावधान, जितने भी जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में नियंत्रण का अधिकार दिया गया कि वो भारतीय उपमहाद्वीप में किस प्रकार का प्रशासन होगा, किस प्रकार की वित्तीय स्थिति होगी। और विधि बनाने के लिए विशेष रूप से एक विधि वेता गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य जिसे लॉर्ड मैकाले के रूप में शामिल किया गया और उसको विधि वेता कहा गया कि वो जो विधि वेता है ये गवर्नर जनरल की तब सहायता करेगा जब गवर्नर जनरल विधि संबंधी या कोई विधि भारतीय क्षेत्र के लिए विधि बनाएगा। लेकिन ये जो विधि बनाने या जो कानून बनाने की जो इसकी शक्ति थी, इस पर युक्ति युक्त निर्बंधन रखा गया। इस पर यह रखा गया कि गवर्नर जनरल जो है एक तो चार्टर एक्ट में परिवर्तन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो चार्टर एक्ट है वो क्राउन के द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा, ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित होते थे, तो इन अधिनियमों में परिवर्तन नहीं कर पाएगा। दूसरा ये है कि वो क्राउन की जो विशेषाधिकार है उस पर कोई उसके खिलाफ जाकर के या उसके प्रतिकूल विधि का निर्माण नहीं कर पाएगा। और चौथा यह है कि कंपनी किसी विधान को जो उसको लगे तो वो ब्रिटिश संसद से अनुमति लेगी। कई बार ऐसा होता है कि ब्रिटिश संसद से अनुमति लेकर के वो विधि बनाएगा। तो इस प्रकार से गवर्नर जनरल को विधि बनाने की शक्ति दी गई, लेकिन वो युक्तियुक्त निबंधन या संसद के नियंत्रण में रखी। लेकिन इसको महत्वपूर्ण बात यह रखी गई कि गवर्नर जनरल को जो विधि बनाने की अनुमति दी गई, उस समय बंगाल, मुंबई और मद्रास, ये जो तीनों जो प्रेसिडेंसी थी, इन तीनों प्रेसिडेंसियों से विधि बनाने की उन्होंने सत्ता वापस ले ली। अर्थात कि भारतीय क्षेत्र के लिए गवर्नर जनरल सह परिषद विभिन्न प्रकार की विधि बनाएगा और जो विधि है तो किसी भी संबंध की हो वो गवर्नर जनरल के द्वारा बनाई जाएगी। अर्थात यहाँ जो शासन है उस शासन को एकीकरण या सेंट्रलाइजेशन करने का प्रयास किया गया है कि जो गवर्नर जनरल है, जीजी है गवर्नर जनरल, और उसकी परिषद, ये जो विधि बनाएगी वो पूरे भारत के लिए होगी, वो बंगाल के लिए भी होगी, वो बम्बई के लिए भी होगी और वो मद्रास के लिए भी होगी। अर्थात कि पूरे भारतीय महाद्वीप को एकीकृत करने का प्रयास किया गया। आगे भारतीय जो विधि थी, क्योंकि जब विधि बनाने की बात आई तो ये प्रयास किया गया कि भारतीय
समाज और जो शासन प्रशासन जो था उसमें विभिन्न प्रकार की मुगल कालीन और अनेक प्रकार की विधियां थी, जिनको ब्रिटिशर्स ने ये माना, अंग्रेजों ने ये माना कि इन विधियों का बना रहना हमारे हित में है, लेकिन उनका संहिताकरण, उनका कोडिफिकेशन, उनका डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की गई। तो प्रथम विधि आयोग, इस जो चार्टर एक्ट है इसके द्वारा प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया और इस विधि आयोग को एक काम दिया गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में संचालित विभिन्न प्रकार की जो विधियां हैं उनका वो संहिताकरण करे, डॉक्यूमेंटेशन करे और उनमें यथावश्यक संशोधन करे और उनको लागू करे। तो इस प्रकार से प्रथम विधि आयोग की बात की गई। अब इस चार्टर एक्ट में 1833 की जो चार्टर एक्ट है, जिसको भारतीय प्रशासनिक तंत्र या लोक सेवाओं में एक मील का पत्थर माना जाता है और ये कहा जाता है कि 1833 का वो अधिनियम है, वो चार्टर एक्ट है जिसने भारतीय प्रशासन में ये बात की कि साहब सभी लोग, अब देखो इसकी जो धारा 87 है वो धारा 87 ये कहती है इसको हम कहेंगे योग्यता का सिद्धांत। इसका तात्पर्य है कि भारतीय प्रशासन में योग्यता का सिद्धांत का समावेश किया गया। कहने का तात्पर्य है कि इस धारा 87 में यह वर्णन दिया गया जिसको हम भारतीय संविधान में बाद में अपनाते हैं, वो ये कहा गया कि भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वर्ण के आधार पर कंपनी की सेवाओं के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। इट मीन्स देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंपनीज सिविल सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, ट्राइब, द बर्थ प्लेस और वर्ण जिसको हम कहते हैं उसके आधार पर कोई भेद विभाग नहीं किया जाएगा। तो भारतीय संवैधानिक विकास में या प्रशासनिक विकास में या लोक सेवाओं में जिस योग्यता के सिद्धांत की हम बात करते हैं और इस बात को महत्वपूर्ण मानते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवाएं में योग्यता के सिद्धांत का पालन किया गया, तो वो 1833 के अधिनियम के द्वारा समावेशित किया गया। इसके बाद में 1853 की जब हम बात करेंगे तो लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी और वो इस योग्यता के सिद्धांत का पालन करवाएगा। वर्तमान में भारतीय जो लोक सेवा में है उसमें यही बात लिखी गई है कि भारत की जो शासन सेवाएं हैं, शासन में किसी व्यक्ति के साथ में जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ये जो आर्टिकल है उसकी बात हम वो यहाँ से लिया गया है, योग्यता का सिद्धांत 1833 के चार्टर एक्ट के आधार पर लिया गया है और ये कहा गया है कि इस चार्टर एक्ट के माध्यम से हालांकि कंपनी की सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति बहुत आसान नहीं हुई और ब्रिटिशर्स ने कभी भी भारतीयों को अपने समकक्ष नहीं माना। उन्होंने हमेशा भारतीयों को कंपनी के काल में या उसके बाद में भी दोयम दर्जे का माना, ये अलग बात है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से इस बात को स्वीकार किया गया कि कंपनी की सेवाओं में किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, बल्कि सबको योग्य माना जाएगा। इस प्रकार से योग्यता का समावेश किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात रही है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया। हालांकि ये जो प्रभाव है ये अफ्रीकन और जो अमेरिकन जो क्रांति है उसके बाद भी रखा गया कि साहब कहते कि दास प्रथा, क्योंकि भारत में दास प्रथा नहीं थी, इस प्रकार से इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो सामाजिक संरचना और जो सामाजिक व्यवस्था थी वो डिफरेंट प्रकार की थी, जिसमें उच्च वर्ण, निम्न वर्ण और कुछ लोग बंधुआ मजदूर, कई प्रकार के पैटर्न थे। लेकिन दास प्रथा जिस प्रकार की अमेरिका में रही है वो इस प्रकार की नहीं थी। तो अमेरिका के आज़ाद होने के बाद में और उसके बाद में अफ्रीका में इस बात के लिए बात आई, तो उस बाद में इस क्रांति का प्रभाव ये हुआ कि भारत में
दास प्रथा को समाप्त घोषित किया गया कि भारत में कोई व्यक्ति दास नहीं क्या बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से 1833 का जो चार्टर एक्ट है वो उस परिवर्तन की शुरुआत थी जो इंग्लैंड में हो रही थी। क्यों? क्योंकि 1832 में इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम बना और उसके द्वारा वहाँ पर लोगों को, ब्रिटेन में लोगों को विभिन्न प्रकार के वाक घूमने फिरने की, व्यवसाय की आज़ादी देने की शुरुआत हुई और उस शुरुआत का प्रभाव हमारे भारतीय क्षेत्र में पड़ा और 1873 का चार्टर एक्ट बना और उसमें ये जो परिवर्तन हुए उसके साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है जिसको याद रखा जाना चाहिए कि भारतीय लोक सेवाओं में योग्यता के सिद्धांत का समावेश किया गया और इस प्रकार से अपने आप में महत्वपूर्ण हुआ। दूसरी बात यह हुई कि विधि बनाने का जो एकीकरण है या जो विधि बनाने का है या भारतीय संविधान भारतीय क्षेत्र के लिए एकीकरण है या एकीकृत शासन की जो स्वरूप है वो 1833 के अधिनियम के द्वारा और अधिक मजबूत हुई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों को एक डोर में पिरोया गया। उसके बाद में दूसरे कदम में 1833 के चार्टर के द्वारा कि सभी क्षेत्रों के लिए बंगाल का जो गवर्नर है या गवर्नर जनरल है वो विधि बनाएगा और वो विधि बनाने के जो अन्य जो लोग हैं जिनमें बंगाल, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी से अधिकार छीन लिया गया। इस प्रकार से इस अधिनियम का ये प्रभाव हुआ कि तो पहली बार भारतीयों को ये लगा कि साहब हम लोग भी कंपनी सेवाओं के लिए योग्य हैं, उनमें आशा का संचार हुआ। दूसरा ये हुआ कि भारत में प्रथम विधि आयोग बना जिसने भारतीय समाज में प्रचलित तत्कालीन, मुगलकालीन और विभिन्न प्रकार के जो प्रावधान थे, जो विधियाँ थी, उनको संहिताकरण करने का प्रयास किया गया। और तीसरा ये बात हुई इसमें कि दास प्रथा की समाप्ति हुई और गवर्नर जनरल को अधिक अधिकार दिए गए, उसको सैनिक, असैनिक, प्रशासनिक विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ दी गई जिसके कारण से वो अधिक प्रभावी रूप से भारतीय क्षेत्र या भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए कंपनी के शासन को एक डोर में या एक जगह बांध सका। और इसके साथ ही शुरुआत होती है भारत में विधि बनाने की, कानून बनाने की कि इस 1833 के अधिनियम के बाद में जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो इंग्लैंड की भांति की गई। इसी प्रकार से प्रश्न रखे गए, उनका पठन किया जाता था कानूनों का, लेकिन वो एक तरह से अपने आप में ज़्यादा विकसित परंपरा नहीं थी। समिति क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल और 3 उसके पार्षद और चौथा जो व्यक्ति जोड़ा गया वो विधि देता था, जो ये कहता कि साहब इस विषय पर विधि बनाई जाए, इस विषय पर विधि नहीं बनाई जाए, उसकी राय दी जाती थी। तो एक अपना शुरुआत की जा सकती है कि भारत में विधेयिका की शुरुआत की जा सकती है। इसलिए 1833 का चार्टर एक्ट बहुत महत्वपूर्ण रहा और संवैधानिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। थैंक यू।